कृषि हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पिग फार्मिंग और आज हम आए हैं यॉर्क स्टाइवरी के प्रोग्रेसिव फार्मर सरदार गुरकीरत सिंह जी के पास। तो ये फार्म रखड़ा ललोडा लिंक रोड पर स्थित है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हैं और हम मुलाकात शुरू करते हैं। हाँ जी सरदार गुरकीरत सिंह जी, हमें बताइए कि पिग फार्मिंग को स्टार्ट कैसे करना होता है, कैसे एक नया पिग फार्मर इसको स्टार्ट करे। जो नया फार्मर है पहले तो उसको इस पिग जो इसको स्वाइन कहते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए उसकी। उसके बाद जो सरकारी इसके ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं उसमें सरकार की तरफ से जो 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है वो उसको लेनी चाहिए। उसके बाद जगह देखकर, अपनी जगह है नहीं तो कहीं और लेकर उसको ये स्टार्ट कर सकता है। मतलब सबसे पहले ट्रेनिंग ज़रूरी है इसके लिए। तो ट्रेनिंग के लिए कितने दिन का कोर्स होता है या इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। सरकार की जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर हर एक ज़िलों में खोल रखे हैं। केवी जो किसान विकास केंद्र है वो भी इसके बारे में ट्रेनिंग देता है। तो नज़दीक जो आपके पड़ता है उससे आप 5 दिन की ट्रेनिंग होती है थ्योरी की, वो थ्योरी की ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है इसमें। तो उसके लेकर आप प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग है वो बाद की बात है, पहले थ्योरी की ट्रेनिंग लेके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने सुना है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं फार्मर्स को जो आपसे हाँ, परचेज करने आते हैं। जो नए किसान हमारे से बच्चे या कुछ और बड़े जानवर लेके जाते हैं उनको हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके। और ये बताइए कि पिग फार्म का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, को किस ये रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए सर, आप डिटेल में थोड़ा बताइए। इस रिक्वायरमेंट में उनको साफ़ पानी उपलब्ध होना चाहिए 24 घंटे। और उसके लिए फीड का जो सेक्शन है, चाहे फीड डालिए आप सूखी डालेंगे या गीली, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसको जो खाना देने की जगह है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उनका शेड आरामदायक होना चाहिए, हवा और पानी दोनों मिलनी चाहिए। धूप उसमें सिर्फ जो नीचे का फ्लोर है वो सुखाने के लिए चाहिए उसको धूप। एनिमल को इतनी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी गर्मी करता है फील, तो उसके लिए टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए। तो यही 2-3 रिक्वायरमेंट है उनके लिए। तो कितना टेम्परेचर आप मानते हैं कि सुअर पालन में चलता है, कितना टेम्परेचर सही होना चाहिए कि फार्मर जो हमारा जानवर है उसको आराम रहे। जो गर्मी है, ये गर्मी जो है ज़्यादा मानता है, इसके लिए 35 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए इसके लिए, मतलब मेंटेन करना पड़ेगा एक्सट्रीम हालात में भी। और सर्दियों में क्या? सर्दियों में तकरीबन 28 डिग्री, 28 डिग्री से 35 डिग्री के बीच चाहिए। और जो उनके बच्चे होते हैं छोटे जैसे पैदा होते हैं उनको भी तकरीबन 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो इनका सर्दियों में ख़ास ख्याल रखना पड़ता है बच्चों के लिए, और बड़ा का चल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं करता है। और इसको डाइट के बारे में हम कैसे आप बता सकते हैं कि जो स्टार्टर की डाइट होती है, ग्रोअर की डाइट होती है, फिनिशर की डाइट होती है, लैक्टेशन की डाइट होती है, तो क्या आप किस तरीके से आप चाहते हैं कि डाइट फार्मर्स को देनी चाहिए, फार्मर्स को किस तरीके से मैनेज करनी चाहिए? डाइट अगर इसमें 2 पार्ट्स है। एक तो कुछ कंपनियां हैं जो बनी बनाई डाइट प्रोवाइड करती हैं। एक किसान जो ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता वो अपनी डाइट भी बना सकता है। जो बच्चा है उसको वेट ज़्यादा गेन करने के लिए और इजी जो उसके शरीर में पच जाए, जैसे सूखा दूध हो गया, मक्की हो गई, सोयाबीन हो गई, ये चीज़ें डाल के, किनकी या राइस पॉलिश है, ये चीज़ बना के फीड तैयार की जा सकती है, जिसकी प्रोटीन वैल्यू तकरीबन 25% से ज़्यादा होनी चाहिए। वो करीब फीड उसके लिए सफिशेंट है। उसके बाद जो 30 किलो तक स्टार्टर फीड, उस 30 किलो के बाद उसको ग्रोअर फीड चाहिए। उसमें थोड़ी सी प्रोटीन वैल्यू कम हो जाएगी। सूखा दूध निकाल दीजिए, मक्की डाल सकते हैं उसको आप, कनक डाल सकते हैं, बाजरा थोड़ा सा या जौ जैसे होते हैं वो डाल सकते हैं, चावल की किनकी, चावल की पॉलिश, ये डाल के आप उसको ग्रोअर के यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आता है फिनिशर, जब हमारा जानवर 60 किलो से ऊपर हो जाता है फैटनिंग के लिए, तो उसमें आप चावल की किनकी, सोयाबीन उसमें आप और कम कर सकते हैं, चावल की किनकी, राइस पॉलिश, मक्की, कनक, जौ, ये डाल के आप उसको बड़ा कर सकते हैं।
और लैक्टेशन फीड के बारे में आप बताइए। लैक्टेशन वो सिस्टम होता है जैसे जो एक मादा के पास 10 बच्चे हैं, तो जो नॉर्मली 2 किलो डाइट खाती है उसको हम दुगना मतलब दुगना तिगना कर देते हैं, 6 किलो डाइट हो जाती है उसकी बच्चों के हिसाब से। और उसमें थोड़ा सा ऑयली होना चाहिए, सोयाबीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसने दूध की पैदावार बनानी है। कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा चाहिए उसको। ये लैक्टेटिंग फीड में हम टॉप ड्रेसिंग करके दे सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। और जिनके पास मतलब ये चीज़ अवेलेबल नहीं है या वो घर की फीड नहीं तैयार कर सकता, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो फिर थोड़ी सी फीड कंपनी है कुछ अच्छी है, वो बनी बनाई फीड प्रोवाइड करती है। वो महंगी भी पड़ेंगी। थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, तो वो आपके जाके मुनाफे में कमी दे सकती है। जब आपने जानवर बेचना है तो उसमें मुनाफे में कमी आ सकती है। तो उसका ये जो है पिग फार्म का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए या इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है डिज़ाइनिंग, मतलब किस तरीके से डिज़ाइन, जैसे हम घर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें 2 कमरे ऐसे होते हैं, तो उस टाइप में मैं आप पूछना चाहता हूँ कि पिग फार्म का डिज़ाइन कैसे होना चाहिए? ये अलग अलग खाने में चाहिए। 8 बाई 10 का जो खाना है, 8 फुट उसकी लंबाई होगी या चौड़ाई कर लें, जो 10 फीट एक तरफ रख लें। उसके लिए उसमें तकरीबन 4 से 5 जो जानवर है इकट्ठे रह सकते हैं। और इसमें जो फैरिंग बोलते हैं हम इसको, जब मादा बच्चे देती है उसके लिए खाना अलग चाहिए, वो भी 8 बाई तकरीबन 10 का चाहिए। और साइड में उसके पाइपलाइन लग जाती है ताकि उसके जब बच्चे वो देती है उसके बच्चे उसके नीचे ना आए मादा के। तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेशल डाइना, ये सारा ट्रेनिंग पार्ट का काम है। और शेड जैसे मैंने पहले आपको ब्रीफ किया है, इसमें खुला और हवादार होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हवा पास होनी चाहिए इसमें। और इसकी जो ढलान है, मतलब पानी जो फर्श है इसका, उस पर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तकरीबन 2 से 2.5 इंच की ढलान चाहिए इसकी। इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए एयर पासिंग के लिए, क्योंकि गर्मी हमारे यहाँ मौसम ऐसा है तो गर्मी 40 डिग्री तक पहुँच जाती है, 40 से प्लस भी चली जाती है। तो वो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए उसमें गर्मी रुकनी नहीं चाहिए, हवा पास होकर गर्मी निकल जाए। तो जो सेंटर हाइट है शेड की वो थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, तकरीबन 12 से 14 फुट। और साइड इसकी खुली होनी चाहिए। मक्खी मच्छर से बचाव के लिए आप मच्छरदानी लगा सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं भी वो अंदर ना आए, मगर उसको पूरी तरह से बंद मत कीजिए, उसको हवादार रहने दीजिए, तो थोड़ा सा अच्छा होगा इसमें इनके लिए। और इनको बीमारियां क्या क्या, मतलब कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और कैसे उनको सरवाइव कर सकते हैं हम? बीमारियां इनमें 2 मेन है, एक है स्वाइन फीवर, एक है फुट एंड माउथ। जो फुट एंड माउथ की डिजीज़ की जो वैक्सीनेशन है वो सरकार की तरफ से फ्री मिलती है, साल में 1 बार लगती है। इसी तरह स्वाइन फीवर की जो वैक्सीन है वो साल में 2 बार लगानी पड़ती है, वो नॉमिनल सी कॉस्ट पे सरकार से उपलब्ध हो जाती है। और ज़्यादा इनमें बीमारियाँ का कोई चांस नहीं है। इसमें बायोसिक्योरिटी मेन होती है। किसी आम दूसरे फार्म से कोई जानवर आप लेके आते हैं तो उसको अच्छी तरह से लाल दवाई से नहला के उसको एंटर कराना चाहिए, उसको क्वारंटाइन में रखना चाहिए। जैसे आजकल कोरोना का प्रकोप चल रहा है तो क्वारंटाइन वर्ड जो है एक बहुत देखने में सामने आया है, वही एनिमल के ऊपर लागू होता है। कोई नया एनिमल आप अपने फार्म में लेके आते हैं तो उनको पहले क्वारंटाइन रखना होता है 21 दिन के लिए, क्या कि उसके साथ कोई बीमारी आई है वो अपने फार्म में एंटर ना कर पाए। बायो सिक्योरिटी इसमें मेन है। अपने जो फार्म के कपड़े हैं वो अलग रखिए, फार्म के बाहर के जो चीज़ है वो बाहर रखिए, मतलब बाहर की चीज़ कोई अंदर नहीं जानी चाहिए फार्म के। ये इसका मेन रूल है और इसमें कोई बीमारी ज़्यादा आपको देखने में नहीं मिलेगी। और वर्किंग आवर आप सुबह कितने बजे से लेके मतलब और रात को कितने बजे तक काम करते हैं? सुबह का इनका सफाई का काम होता है। सफाई तकरीबन हमारे पास इस टाइम 200 जानवर है। 200 जानवर के लिए तकरीबन 1.5 घंटे में से लेके 2 घंटे में काम हो जाता है। सफाई करके फीड डाल देनी है, उसके बाद कुछ नहीं है हमारे पास काम। शाम को फिर यही प्रोसेस है, सफाई करके फीड डाल देनी है। अगर आपके पास कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ मादा हैं जो बच्चे देने हैं, उनके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो किसी भी टाइम बच्चे आ सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कोई काम नहीं है। और क्या मतलब इसमें क्या मतलब स्टार्ट करे 10 जानवर से करे तो इस तरीके से, या 100 जानवर से करे तो किस तरीके से वो प्लान करे, उसको क्या मतलब उसका बजट क्या होना चाहिए कि 10 तरीके वाले का ये बजट है और साल में उसका इनकम कितना हो सकता है, इसके बारे में आप बताएं प्लीज़। बात है शुरू करने की।
वो फार्मर के ऊपर डिपेंड है, उसका बजट कितना है, उसका शेड हेड कितना है, कितने पैसे वो लगा सकता है। वो 5 से भी शुरू कर सकता है, 10 से भी शुरू करता है। जो सरकार का क्राइटेरिया है वो है 20 मादा और 4 सूअर जो बोर होते हैं, उससे स्टार्ट करने की वो तकरीबन 8 लाख का लोन देती है, और उसमें सब्सिडी पार्ट भी है जो सरकार से सहायता मिलती है कुछ। अगर फार्मर ने अपने लेवल पे शुरू करना है तो 5 से भी शुरू करता है, 10 से भी शुरू कर सकता है। जो एक मादा का 1 साल का खर्चा है बच्चों के समेत, एक साल में तकरीबन वो 24 बच्चे ही देती है, उसका 1 लाख का खर्चा है। जो बच्चे तैयार होकर बिकेंगे वो तकरीबन उसके ऊपर डिपेंड, सारा खर्चा वो अलग से है उसका। अगर एक फैटनिंग एनिमल को तकरीबन खर्चा 6 से 7 हज़ार तैयार करने का आता है, और 7 हज़ार कॉस्ट उसको तैयार करने की पड़ती है, और तकरीबन 10 हज़ार का बिकता है वो मार्केट में। तो एक एनिमल से आप सीधा लगा के चलिए कि 2 से 3 हज़ार की बचत है। ठीक है सर। और मतलब इसका क्या मतलब स्टार्टिंग कैसे मान के चलें कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, या कैसे, मतलब वो प्रॉपर हमें बताइए कि फार्मर, जो नया फार्मर है, उसको 5 सूअर के लिए, 5 एनिमल्स के लिए कितनी उसको अमाउंट लगानी पड़ेगी, 10 के लिए कितनी अमाउंट लगानी पड़ेगी, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। वही मैं बता रहा हूँ, अगर आपने बच्चे लेने हैं तो 3,000 से 3,500 का बच्चा मिलता है, एक छोटा। उसका वज़न होता है 20 किलो का। उसको आपने तैयार करना है, उससे आपने बच्चे लेने हैं। अगर वो सिनेरियो पे आप चलते हैं तो तकरीबन 10 बच्चे 30,000 के आगे, 30 से 35,000 के, और उसके ऊपर आपका फीड का खर्चा है। पहले साल आपको कोई कमाई नहीं होगी, क्योंकि बच्चे आपने बड़े करने हैं, उनको क्रॉस करवाना है और आगे उनसे बच्चे लेने हैं। दूसरे साल में आपका बच्चे आ जाएंगे, उनको बेच के फीड का खर्चा पूरा होगा। तीसरे साल में आपको कमाई शुरू होगी इसके बीच में। दूसरा सिनेरियो ये है, आप मादा ले लीजिए बड़ी, 5 मादा अगर आप लेते हैं तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार की एक मादा आती है। वो आपकी 2 महीने बाद बच्चे देने शुरू कर देगी, और वो बच्चे बेचकर आप ले सकते हैं इनकम, और या उनको बड़े करके एज ए फैटनिंग उनको बेच के इनकम ले सकते हैं। और इसमें आप इनकम कहाँ कहाँ से होती है, एक ब्रीडिंग से भी इनकम हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। आपने बोला कि ब्रीडिंग से भी इनकम हो सकती है और फैटनिंग से भी हो सकती है। एक इसका सिनेरियो ब्रीडिंग से, जब बच्चा इसका पैदा होता है तकरीबन 1.5 किलो वेट होता है इसका, तो 30 से 45 दिन तक अपने माँ के पास रहता है। तो उसके बाद वीन होता है, जब वीन होता है तो इसका वज़न 8 से 10 किलो हो जाता है। तो 10 किलो प्लस से ये बिकना शुरू हो जाता है, तकरीबन 2800 से लेके 3500 रुपये तक ये बिकता है। आपकी इनकम यहाँ से शुरू हो सकती है, और ज्यों-ज्यों इसका वेट ज़्यादा होगा तब भी ये बिक सकता है, उसके लिए अलग कीमत है, उसके बाय वेट आ जाता है। अगर आप बच्चे नहीं बेचना चाहते तो उसको बड़ा करके बेच सकते हैं, वो फैटनिंग के ऊपर डिपेंड है। इसको कास्ट्रेट करके, जो नॉर्थ ईस्ट अपनी मेन मार्केट है यहाँ से, उसमें इंपोर्ट होता है, लोकल भी कंजम्पशन है, तो उसके आप एज ए फैटनर वेट कर सकते हैं। 1 क्विंटल का बिकता है वो तकरीबन 7 महीने में 1 क्विंटल का होगा जन्म से लेके, और डिपेंड करता है आपकी फीड क्वालिटी के ऊपर और जेनेटिक्स के ऊपर। तो एक और बात मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा, इसमें इन ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए आपकी। जहाँ से आप एनिमल लेते हैं, ऐसे नहीं आपने बिना पूछे ऐसे एनिमल जैसे हैं उठा लीजिए। उनके मदर का, उनके फादर का पूरा रिकॉर्ड देखिए, उनकी वैक्सीनेशन देखिए, फिर एनिमल खरीदिए जहाँ से भी खरीद रहे हैं आप। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनका लिटर साइज़ कम आ जाएगा, ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। जैसे 7 महीने में एक तैयार होना बच्चा, वो तकरीबन 10 महीने में तैयार होता है, वेट ही नहीं गेन करता, कोई बीमारी आ जाती है, ऐसे ऐसे सिम्टम्स बहुत आते हैं। तो सरकार की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं सूअर पालन में? सरकार की तरफ से तो सिर्फ इस टाइम लोन है, वो प्रोवाइड करते हैं बैंक। उसमें सब्सिडी पार्ट है, वो बैक एंडेड पे आती है, 3 साल लगें, 4 साल लगें, तो या ना भी आए उसका कोई पता नहीं है। कुछ पता हमारे को 4 साल हो गए पर हमें अब तक आई नहीं है सब्सिडी। सब्सिडी नहीं आई है। और क्या प्रोसेस क्या होता है सब्सिडी का, किस तरीके से नाबार्ड से आती है? नाबार्ड से सब्सिडी आती है, बैंक का रोल होता है, बैंक ने आपका लॉगिन करना होता है। तो बैंक का इस मेन पार्ट है इसमें, नाबार्ड ने सब्सिडी देनी। ओके। फार्मर का इसमें कोई रोल नहीं। और उसमें वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से फ्री होता है? सरकार की वैक्सीनेशन वो प्रोवाइड कर देते हैं, अभी आगे हमारे पास से ले जाओ, करनी आपको नहीं, आपको पड़ती है आपको। FMD फ्री है स्वाइन फीवर की, जो पर वो हमारी मांग है एक भी डिस्ट्रिक्ट वाइज अवेलेबल कर दी जाए, पर अभी तक नहीं हुई है। अब हमारे को लुधियाना से लेके आनी पड़ती है पंजाब में। और आपके हिसाब से जो पिग फार्मर है
वो जैसे यूट्यूब पे हमारे लोग बहुत बोल रहे हैं कि 15,000 से शुरू करो, करोड़ों में इनकम हो जाती है, ऐसे मतलब बहुत सारी वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें असलियत क्या है, मतलब पिग फार्मिंग की असलियत क्या है आपके हिसाब से? वाकई में इतनी इनकम होती है या क्या वो वीडियो प्रमोट करने के लिए ये सारा ड्रामा चलता है? ये क्या, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जब तो मैंने 4 साल हो गए, मुझे तो ड्रामा ही लगा। कोई इतना जैसे करोड़ों की इनकम बताते हैं वो नहीं है। वो बहुत हाई लेवल पे होती है, 10 साल बाद आ जाए, 15 साल बाद आ जाए, कर सकते हैं अचीव आप। मतलब पहले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कुछ अचीव नहीं कर सकते। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है, मार्केट कैसी है, क्या रेट चल रहा है, उसके हिसाब से आपका जानवर बिकेगा। फीड आपको कॉस्ट क्या पड़ रही है, फीड का खर्चा आप कैसे कम कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी इनकम जनरेट हो सकती है। मतलब करोड़ों वाली कोई बात नहीं है। 10-15 साल में आप स्टेबल कर जाओ, आपके पास 1000 एनिमल है, तो फिर कुछ सोच सकते हैं। ओके। और आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं जो, और सरकार किस में आपकी हेल्प कर सकती है, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। सरकार से हम मांग ये करते हैं, हमारे को कोई मार्केट मुहैया कराई जावे। जैसे पंजाब में कोई प्रोसेसिंग प्लांट में नहीं है, ना हरियाणा में है, ना यूपी में है। इसकी कटिंग के लिए कोई प्रोसेसिंग प्लांट प्लस स्लॉटर हाउस अगर लग जाता है तो हम इसको बाहर इंपोर्ट कर सकते हैं, किसानों को इसको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो ये हम सरकार से मांग करेंगे, कुछ ट्रेनिंग पार्ट को उसको बनाया जाए थोड़ा सा लचीला, और एडवांस ट्रेनिंग दी जाए पिग फार्मर्स को, और प्रोसेसिंग यूनिट प्लस स्लॉटर हाउस इंस्टॉल किया जाए यहाँ पे एक, तो ताकि हमारा थोड़ा सी किसानों की और मदद हो सके। ठीक है गुरकीरत सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आशा है कि बहुत जल्दी ये कोरोना का टाइम गुजर जाएगा और ये पिग फार्मिंग का जो बिज़नेस है वो तरक्कियों छुएगा। वो ऐसी उम्मीद से हम चल रहे हैं, अगर अच्छे दिन आएंगे, सुन रहे हैं बहुत दिन से। पर चलो, कुछ कोरोना ने, कुछ कुदरती आफत आ गई है, हौली हौली ठीक हो रहा है धीरे धीरे, तो सिनेरियो भी चला जाएगा। फिर बाहर आएगी तो सबके अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन मेहनत से ही आएंगे, कोई सरकार नहीं लाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। और आशा है कि किसान भाई इस इंटरव्यू से फ़ायदा उठाएंगे। तो अगले इंटरव्यू में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।